हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि वैश्वीकरण से आदिवासी समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने पिछले हमारे वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने उस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि आदिवासी समाज क्या है, वैश्वीकरण की जो प्रोसेस है वो क्या है, और इस वैश्वीकरण से आदिवासी समाज कैसे जो है प्रभावित हो रहा है। अब आज के वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण से आदिवासी समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हमने अलग अलग 3 भागों में बांट दिया है। पहला कौन सा है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। दूसरा भाग हमने लिया है आर्थिक परिवर्तन, और तीसरा हमने लिया है राजनीतिक परिवर्तन। तो हम आज यही पढ़ेंगे कि इन तीनों भागों में जो है आदिवासी समाज कैसे जो है वैश्वीकरण से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो आदिवासियों की संस्कृति जो है समृद्ध है। इनकी अपनी एक संस्कृति है जो कि गैर आदिवासियों से कई मायनों में विशिष्ट है। क्या यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सही नहीं है कि हिंदू धर्म आज भी वर्ण व्यवस्था के भार से मुक्त नहीं हो पाया है, जबकि जो आदिवासी समाज है उसमें वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। और स्त्री पुरुष के रिश्ते की दृष्टि से आदिवासी समाज आदर्श समाज है। ठीक है, बहुसंख्य आदिवासियों के पास शहरी जीवन, सुरुचिपूर्ण भोजन, अच्छे कपड़े, जो सभ्य समाज होने का मानदंड माना जाता है, उसका भले ही अभाव है, लेकिन उनके पास उच्चतर जीवन के मूल्य है। लोभ और लालच से मुक्त जीवन की संस्कृति है। वर्तमान में आर्थिक वैश्वीकरण और उदारीकरण ने सबसे अधिक सांस्कृतिक पटल पर परिवर्तन उपस्थित किए हैं, जिससे आदिवासी संस्कृति अछूती नहीं रह पाई है। देखिए, अगर यहाँ हमने सबसे पहले टॉपिक में बात की थी कि वर्ण व्यवस्था जैसी वहाँ कोई जगह नहीं है, तो देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस सभ्य समाज का हम हिस्सा हैं, आज भी वहाँ जाति प्रथा या जो वर्ग जो बने हुए हैं उनसे हमारा समाज अछूता नहीं है, उनसे हमारा समाज मुक्त नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें आदिवासी समाज और हमारे इस समाज को जिसमें हम रह रहे हैं, जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं, तो आप देखिए कि आदिवासी समाज में ना कोई जाति व्यवस्था है, ना कोई ग्रुप का वहाँ पर डिवीज़न है। वहाँ सिर्फ समूह है, ग्रुप है, और उस ग्रुप के लोग बिल्कुल एक तरह के हैं। वहाँ कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर जो स्त्री पुरुष के संबंध है, अगर स्त्री, यहाँ हम देखें हमारे सभ्य समाज में कि स्त्री को कौन सा स्थान मिला है। स्त्री भले ही किसी भी ओहदे पर पहुँच जाए, कितनी ही जो है आत्मनिर्भर बन जाए, पर ये समाज जो है अपना उसे कभी भी उस ओहदे पर मानता नहीं है। कहीं ना कहीं उस स्त्री के जीवन में हमेशा ये छवि या ये छाप लोग दिखाते हैं कि आप एक स्त्री हो। पर आप उस आदिवासी समाज में देखिए कि वहाँ स्त्री और पुरुष हर क्षेत्र में बराबर के हकदार है। उन्हें चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, उन्हें हर जगह जो है बराबर का अधिकार प्राप्त है, बराबर का, और बराबर वो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो आप देखिए कि इस बात से बिल्कुल जाहिर है कि सभ्य कौन हुआ, हम हुए या फिर वो हुए, है ना। तो अछूते वो उनकी संस्कृति हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है बल्कि। लेकिन वैश्वीकरण ने क्या किया है, इस पर सीधा जो है इसको प्रभावित किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहरों के पास में आ रहे हैं, तो शहरी जो सभ्यता है, जो कल्चर है यहाँ का, उसको वो लोग अब धीरे धीरे फॉलो करने लगे हैं। तो उससे क्या हुआ, जो बेसिक उनका जो आधार था जीवन का, जिससे वो उनके आदिवासी की जो विशेषता थी वो कहीं ना कहीं खो रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो लोग हमारे शहरों के टच में आने के कारण जो है शहरों की जो चीज़ें हैं, चाहे वो खान पान की है, रहन सहन की है, बोली है, भाषा है, तौर तरीके हैं, त्यौहार मनाने का ढंग है, ये सब वो लोग जो है अडेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। प्रोसेस भले ही स्लो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचारों में भी इससे परिवर्तन आ रहा है। और जब विचारों में परिवर्तन आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो समाज में परिलक्षित होगा ही होगा, वो दिखेगा ही दिखेगा। तो इस तरह से वैश्वीकरण समाज का जो उनका जो संस्कृति है उसको एकदम पूरी तरह से जो है प्रभावित कर रहा है। अब देख लेते हैं आर्थिक परिवर्तन। आदिवासी जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा, उनके पूर्वज पेड़ों में बसते हैं। उनका जीवन, उनकी संपूर्ण दिनचर्या प्रकृति के आसपास उनके साथ है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण उनके इलाके के पहाड़ टूट रहे हैं, झरने
नालों में परिवर्तित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान समय में एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिसकी चर्चा विश्व भर में तो की जा रही है, किंतु कोई ठोस रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इसकी एकमात्र वजह है प्रकृति का अंधाधुंध दोहन। कोई भी अपनी सुविधाओं से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, किंतु आदिवासी तटस्थ रूप से केवल पर्यावरण के विषय में ही सोचता है। उनके लिए प्रकृति ही ईश्वर है। आदिवासी अपने निवास से विस्थापित किए गए हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप उपजी औद्योगिक नीति उनके विनाश का मुख्य कारण बना है। आदिवासी अंचलों प्राकृतिक संसाधनों की जो लूटने की लालसा वैश्वीकरण के इस दौर में मची हुई है, उससे आदिवासी समाज के जीवन को नरकीय बना दिया है। देखिए, बिल्कुल सही है कि वैश्वीकरण से जो औद्योगिकरण बढ़ा है, उद्योग धंधों का जो फैलाव हुआ है, उसने बिल्कुल जंगलों पर सीधा प्रभावित किया है। और अगर जंगल इससे प्रभावित हो रहे हैं तो आदिवासी समुदाय या आदिवासी ग्रुप या समूह भी उससे अछूते नहीं रह पाए हैं। सीधा प्रभाव उन पर पड़ा है। उनका जो आर्थिक ढांचा है वो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था चलती ही जंगल से है। चाहे वो लकड़ियाँ हो, चाहे उनके खाना बनाने के लिए वो लकड़ियाँ यूज़ में करते हों, और चाहे वो पेड़ों पर लगे हुए फल फ्रूट या कुछ भी हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि आखेट यानी कि शिकार, जानवरों को मारकर भी वो अपना आर्थिक प्रक्रिया का एक हिस्सा जो है पूरा करते हैं। अब उनको खाते हैं, उनसे उनकी दिनचर्या जो है शुरू हो रही है, या वो पालते हैं। इस तरह से पेड़ पौधों को वो भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि उनके लिए तो प्रकृति ही ईश्वर है। वो किसी अन्य ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि जो चीज़ उनको जीवन दे रही है वही उनके लिए ईश्वर है। लेकिन वैश्वीकरण ने क्या किया है, सीधा जंगलों को ख़त्म किया है। धीरे धीरे औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ा है, उद्योग धंधे बढ़े हैं, जंगलों को ख़त्म किया, जंगलों को ख़त्म किए, जंगली जानवर ख़त्म हो गए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब इन पर भी सीधा जो है वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं लोअर हो रही है। तो ये अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को या अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कहीं और सोर्स जो है देख रहे हैं, यानी कि वहाँ से वो शहरों की तरफ भी आ रहे हैं। तो आदिवासी समाज तो पूर्ण रूप से ख़त्म होने की कगार पर ही आ गया है लगभग सा। तो इसलिए वैश्वीकरण ने जो है पूर्ण रूप से इसको प्रभावित किया है। जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि भूमि तथा वनों पर आधारित है, परंतु कृषि भूमि की अवैध हस्तांतरण और वनोपज के एकत्र करने के अधिकारों पर प्रतिबंध से इनकी आत्मनिर्भरता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं कृषि पर अवलंबित जनजाति कृषकों के संरक्षण एवं उन्नति के लिए उस पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। वैश्वीकरण के इस युग में आदिवासियों का वनों से प्रतीकात्मक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक दृष्टि से वनों पर आदिवासियों का एक प्रकार से नियंत्रण रहा है। सरकार द्वारा इन वनों व प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन अपने हाथों में लेने से तथा प्रशासनिक जाति चाहे वो कानूनी हो चाहे वो गैर कानूनी हो, इसी कारण इस वर्ग में जाहिर सी बात है कि तनाव बढ़ा ही है। राजनीतिक प्रभाव की अब हम बात कर लेते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इससे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम है इसके। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बना है। भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को हटाकर वैश्वीकरण ने समय और स्थान से परे रहकर व्यक्तियों, राष्ट्रों, राज्यों और यहाँ तक कि समाजों में सामाजिक, राजनीतिक ढांचे के दृष्टिकोण, व्यवहार और कार्रवाई को बदल दिया है। राजनीति के दायरे में वैश्वीकरण ने सभी समाज के साथ साथ आदिवासी समाज को भी बदल दिया है। वैश्वीकरण ने आदिवासी समाज की अस्मिता और अधिकारों को किस तरह प्रभावित किया है, ये भी बिल्कुल देखने की बात है। जिस कदर वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों को अंधाधुंध तरीकों से लागू किया गया, उसकी वजह से जो है गरीबी ने 15 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। इस जनसंख्या का 1/3 आबादी आदिवासी समाज की रही है। आदिवासी दृष्टिकोण से वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। देसी विदेशी कंपनियों का इस कदर व्यवस्था पर वर्चस्व कायम होगा, ये शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी।
जंगलों पर आधारित आर्थिक जीवन को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। नतीजा क्या हुआ? आदिवासी जीवन भी प्रभावित हुआ, पारिस्थितिकी संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका है। भारत की वन नीति और संवैधानिक प्रावधान इसकी छूट नहीं देते, लेकिन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर सब कुछ किया जाना संभव हो जाता है। तो आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।